नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमाला चंदनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वीडियो में हम लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया या फिर भारत में श्रम संनियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंटेंट्स हैं: भारत में कारखाना अधिनियम, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, खान संबंधी अधिनियम, माइनिंग लेजिस्लेशन, बागान एवं उद्यानों से संबंधित अधिनियम, प्लांटेशन लेजिस्लेशन, परिवहन संबंधित अधिनियम, ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेशन और श्रम संनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन या क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है उसमें हम कवर करेंगे इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें कि मेन जो है 1940 एक्ट का फैक्ट्री एक्ट जो है वो कवर होगा, और उसके बाद सेकंड वीडियो रहेगा उसमें माइनिंग लेजिस्लेशन, प्लांटेशन लेजिस्लेशन और ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेशन और क्रिटिकल अप्रेजल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। स्लाइड में आप देख सकते हैं इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं अपने इस डिस्कशन को। फैक्ट्रीज एक्ट जो है सबसे पहला इंडिया में 1881 में लागू किया गया, फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1891, फिर 1911। आप देख सकते हैं फैक्ट्रीज 1891 के पास 20 साल तक कोई भी तरह का अधिनियम या संशोधन नहीं किया गया, और फैक्ट्रीज एक्ट 1911 लाया गया 20 साल के बाद। फैक्ट्रीज एक्ट 1922, फैक्ट्रीज एक्ट 1934, अमेंडेड फैक्ट्रीज एक्ट 1946, फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इसका थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके 1987 में नेक्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया जो कि अमेंडेड था। ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ये जो है 1934 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है, कारखाना अधिनियम, इसको 7 बार संशोधित किया गया और उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट या कारखाना अधिनियम 1948 को लागू किया गया। भारत में कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनसे संबंधित जो संनियम है वास्तव में वो 20वीं शताब्दी की देन है, 20th सेंचुरी की देन है। इसके पहले 19th सेंचुरी में जो भी नियम बनाए गए थे वह अधिकांश इस प्रकार के थे कि वो सेवा नियोजकों को या फिर एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट करने वाले थे, उनके हित में थे। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आसाम का। आसाम में जो अधिनियम बनाए गए थे वो इस दृष्टि से बनाए गए थे कि वहां के जो सेवा योजक हैं उनको पर्याप्त श्रमिक सरलता से मिल सके। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को किसी प्रकार का भी बेनिफिट या उनके हित में कोई भी कार्य या कोई नियम नहीं थे। उस समय इस तरह की चीजें थी कि बाल एवं महिला श्रमिकों का सेवा योजकों द्वारा शोषण किया जाता था। कारखाना में काम करने वालों की दशाएं भी बहुत असहनीय और अमानवीय स्थिति में काम करते थे। काम करते समय चोट लग जाने पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, एक्सीडेंट हो जाने पर किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं का प्रोविजन या प्रावधान नहीं हुआ करता था। 1875 में भारत में श्रम अधिनियम या संनियम की आवश्यकता के लिए जांच की हेतु एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जो भारत है उसकी भारतीय जो मिलें हैं वो सूर्योदय से शुरू होती हैं और सूर्यास्त तक काम करती रहती है। इसका मतलब कार्य जो घंटे वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, कोई भी श्रमिक को साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती, लगातार हर दिन काम कराया जाता है, और इवन यहाँ तक कि 6 से 7 वर्ष के छोटे बच्चे जो हैं उनसे श्रमिकों के तौर पर काम लिया जाता है। इस तरह की रिपोर्ट देने के बाद भी, दयनीय स्थिति देखने के बाद भी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, कोई भी सक्रिय ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद जो जनसाधारण है उन्होंने बहुत बुरी स्थिति देखी, दयनीय स्थिति देखी जब श्रमिकों की, तो उन्होंने आवाज उठाना चालू किया और एक आंदोलन का रूप ले लिया। और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सर्वप्रथम सबसे पहले सन 1881 में श्रमिकों के हित में कारखाना अधिनियम 1881 को बनाया गया और लागू किया गया। हम देख लेते हैं कि इस प्रथम अधिनियम के अंतर्गत की इनकी क्या प्रमुख बातें थी, क्या विशेषताएं थी। यह अधिनियम 100 से अधिक श्रमिक एवं इस अधिनियम के अंतर्गत 100 से अधिक श्रमिक एवं शक्ति का उपयोग करने वाले या तथा वर्ष में 4 माह से अधिक चलने वाले कारखानों को पर लागू किया गया। काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु जो है 7 वर्ष की गई। आप देख सकते हैं कि इस दयनीय स्थिति में हालात थे उस समय कि छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, और इस एक्ट में भी 7 साल की उम्र रखी गई थी बच्चों के काम करने के लिए, मिनिमम 7 years।
7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए काम के घंटे 9 रखे गए थे। प्रति माह 4 अवकाश की बात की गई थी और खतरनाक मशीनों के लिए भी कुछ इस अधिनियम में आदेश थे। आप देख सकते हैं कि बहुत कम चीजें को कवर किया गया था इस अधिनियम में। इस अधिनियम में प्रौढ़ महिला अथवा पुरुष श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित कोई भी बातें नहीं की गई थी, कोई भी आदेश नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रमजीवियों के हितैषी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो जनसाधारण भी थे और समाज सेवक भी थे, उनको संतोष नहीं हुआ इस एक्ट के माध्यम से और उन्होंने इसके बाद फिर से आंदोलन शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 1890 में एक कारखाना आयोग की नियुक्ति की गई फिर से एक जांच करने के लिए और इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी जिसकी वजह से उन सिफारिशों के आधार को आधार रखते हुए 1891 में एक और कारखाना अधिनियम बनाया गया जिसे हम कारखाना अधिनियम 1891 के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रमुख बातें थी, विशेषताएं थी, वो देख लेते हैं हम। जैसे कि 1881 में देखा हम लोगों ने कि 100 श्रमिकों वाले कारखानों में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे 50 अथवा उससे अधिक श्रमिक और जहाँ पे शक्ति का प्रयोग हो ऐसे कारखानों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। बच्चों की कार्य अवस्था जो है 9 से 14 कर दी गई, 7 साल 8 साल ना करके 9 से 14 कर दी गई, बदल दी गई और उनके काम घंटे को, जो काम के घंटे थे उसको 9 से उसको 7 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। स्त्रियों के लिए भी जो काम के आवर्स थे, घंटे थे, वो 11 कर दिए गए और काम के बीच में एक विश्राम का 1.5 घंटा स्त्रियों के लिए दिया गया। श्रमिकों के लिए काम के बीच में आधे घंटे की जो है विश्राम की व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि 1891 में जो फैक्ट्रीज एक्ट बना था, कारखाना अधिनियम, उसके बाद 20 साल तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया इस नियम में। सन 1905 में विद्युत शक्ति प्रचलन से मुंबई में जो जितने भी सूती वस्त्र के कारखाने थे वहां पे रात को भी काम शुरू हो गया एनर्जी पावर सप्लाई के कारण। तो इससे ये हुआ कि काम करने के घंटे जो है वो बढ़ा दिए गए। सिमिलरली मुंबई के अलावा जो कलकत्ता है वहां भी जूट मिले थी, वहां से भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि काम करने के घंटे जो है वो अधिनियम के अंतर्गत ना होके बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। और इस तरह से सब तरफ से जो आंदोलन उसकी आग भड़कने लग गई थी और इसके मद्देनजर इसको देखते हुए एक लेबर कमीशन या श्रम आयोग की नियुक्ति की गई थी और इनकी सिफारिशों के आधार पर सन 1911 में तीसरा कारखाना अधिनियम बनाया गया। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में बनाया गया। हम देख लेते हैं उसकी कुछ निम्न प्रमुख बातें हैं, निम्नलिखित हैं। पुरुष श्रमिकों के लिए 12 घंटे प्रतिदिन किया गया। सूती वस्त्रों में काम करने वाले बच्चों के लिए 6 घंटे। मौसमी कारखानों को भी इसी नियंत्रण में लाया। मौसमी कारखानों को पहले इससे बाहर रखा गया था, पर इस एक्ट के अंतर्गत मौसमी कारखानों को भी नियंत्रण में लाया गया। तो जो लेबर कमीशन है, श्रम आयोग, उनकी सिफारिश पे 1911 की जो कारखाना अधिनियम बना है उसकी प्रमुख बातें हम देख सकते हैं। श्रमिकों के लिए 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। बच्चों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। 1914 से 1918 के दौरान बहुत ज्यादा दुनिया भर में, विश्व भर में बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ और उस वजह से श्रमिक वर्ग भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, श्रमिकों की संख्या भी बढ़ गई और श्रमिक वर्ग में भी अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूकता पैदा हो गई। उद्योगपति बहुत ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन जो श्रमिक हैं वो उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जा रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 1918 में औद्योगिक अशांति बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ क्या हुआ कि 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना हुई। तो कारखाना अधिनियम में जो है संशोधन करना बहुत ही आवश्यक हो गया। भारत ने भी 1922 में चौथा कारखाना अधिनियम बनाया, जिसकी प्रमुख बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। यह शक्ति प्रयोग करने वाले समस्त कारखानों में जिनमें 20 या उससे ज्यादा श्रमिक है उस पर लागू करने की बात किया। हमने देखा जो 1881 की फैक्ट्रीज एक्ट है, कारखाना अधिनियम, उसमें 100 श्रमिक से ऊपर में के कारखानों में लागू होता था वो एक्ट, पर यहाँ 1920 एक्ट आते आते जो है 20 या उससे अधिक श्रमिक पे वाले कारखानों पे ये अधिनियम लागू किया गया। जो बड़े श्रमिक थे, वयस्क श्रमिक थे, उनके लिए 11 घंटे और बच्चों के लिए जो है 12 से 15 वर्ष की आयु फिक्स की गई।
संध्या 7 से लेकर 5:30 बजे सुबह तक महिलाओं और बाल श्रमिकों का काम जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। प्रति 4 घंटे के बाद बच्चों के लिए आधे घंटे का विश्राम जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। इस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रविवार को एक अवकाश दिया गया, सवेतन अवकाश की बात की गई, जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सफाई और निरीक्षण का भी व्यवस्था की गई इस 1922 फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत। इसे 1923 में फिर से संशोधित किया गया और इसके बाद 1926 में प्रौढ़ श्रमिकों से संबंधित कुछ फीचर्स ऐड किए गए, उसमें कुछ बातें ऐड की गई और फिर 1928 में एक शाही कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1931 में और उस रिपोर्ट की सिफारिशों के अंतर्गत 1934 में एक नया कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। वयस्क श्रमिकों को 54 प्रति सप्ताह या 10 घंटे का काम प्रतिदिन करने का फिक्स किया गया। बच्चों के लिए 5 घंटे का काम किया गया और उन्हें शारीरिक जो योग्यता है उसके प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो गया। स्प्रेड ओवर की बात का सिद्धांत प्रथम बार लागू हुआ। स्प्रेड ओवर का सिद्धांत वहां पे इसका ये मतलब है स्प्रेड ओवर कि पूरे दिन में मैक्सिमम पूरे दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं और उससे ज्यादा जो है वो कार्य घंटे नहीं होने चाहिए। 1934 की जो फैक्ट्रीज एक्ट है, 1934 का जो कारखाना अधिनियम है, उसको 1936 में, 1940, 1941 में, 1944, 1946 और फिर 1947 में इस तरह से 7 बार उसमें संशोधन किया गया और 7 बार संशोधन करने के बाद में उसे एक रूप दिया गया और वो उसका नाम दिया गया 1948 का इंडियन फैक्ट्री एक्ट या 1948 का कारखाना अधिनियम। सन 1946 का संशोधित कारखाने के अधिनियम में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें कि 54 आवर्स जो वर्किंग है पर सप्ताह की, पर वीक की, उसको घटा के 48 घंटा किया गया। स्प्रेड ओवर जो है वो 13 घंटे से घटाकर 10.5 घंटा किया गया और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता इसमें इसकी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई। वो ये था कि अतिरिक्त कार्य के लिए दोनों प्रकार के कारखानों में मजदूरी साधारण से दुगनी कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिसका उद्देश्य क्या था कि अतिरिक्त कार्य को निरुत्साहित किया जाना। और इसका मतलब है कि अगर आप उनसे 10.5 के अलावा एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो आपको जो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी वो जो डेली का जो उनका मजदूरी उसकी डबल जो मजदूरी पे करनी पड़ेगी। 1934 का जो मूल कारखाना अधिनियम है वो काफी उसमें दोष थे और दूषित था वो, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। श्रमजीवियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण संबंधी बहुत सारे अपर्याप्त और असंतोषजनक उसमें फैक्टर्स ही नहीं थे, वो बहुत असंतोषजनक था। तो उसको बदलने के लिए एक नया बिल पेश किया गया, जिसके आधार पर 1 अप्रैल सन 1949 से ये कारखाना एक्ट जो 1948 है उसे कार्यान्वित किया गया, लागू किया गया, या वो अपने फंक्शन में इट केम इनटू फंक्शन। हम देख सकते हैं कि मुख्य बातें जो है उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कि यह अधिनियम समस्त भारत पे लागू था। 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो पूरे भारतवर्ष पे लागू हुआ। दूसरा कि इस अधिनियम शक्ति प्रयोग करने वाले कारखानों में जिनमें 10 से अधिक हैं या जहां शक्ति का प्रयोग नहीं है पर 20 से अधिक है वहां पे लागू होता है। इसके अलावा वर्ष भर चलने वाले या फिर मौसमी जो कारखाने, उनमें कोई भी डिफरेंस या अंतर नहीं रखा गया। इसके सारे पहले जितने एक्ट थे उसमें मौसमी जो कारखाने हैं उनको अलग रखा गया था, इसके अंतर्गत नहीं रखा गया था। इसके अंतर्गत रखा था पर उनमें डिफरेंस किया जाता था। इसके अलावा कारखाना अधिनियम का क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारे आदेश दिए गए थे, जैसे कि निर्माण कार्य अगर हो रहा है तो वहां पे इस नियम लागू होगा, शक्ति का प्रयोग हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। इसके अंतर्गत कुछ और बहुत बड़े बड़े फैसले आदेश दिए गए। काम घंटों के संबंध में आदेश था। ये आदेश दिया गया कि काम के घंटे कम करने पड़ेंगे। कम करने से क्या होगा, उनको आराम का अगर समय मिलता है श्रमिकों को तो उनका जो कार्य क्षमता वो जरूर से बढ़ेगी। 10 की जगह 9 घंटे कर दिया गया और बीच में आधे घंटे का एक मध्यांतर या विश्राम दिया गया। स्प्रेड ओवर जो है वो 10.5 घंटे का कर दिया गया और इसके साथ साथ 3 माह की अवधि में कुल अतिरिक्त कार्य के घंटे 50 से अधिक नहीं होने चाहिए, इसका भी उन्होंने फिक्सेशन कर दिया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जो कि श्रमिकों के हित में था। वो यह था कि प्रत्येक श्रमिक को सप्ताह में
एक बार सवेतन छुट्टी मिलेगी। तो सवेतन छुट्टी की बात कहीं नहीं की गई थी, यहाँ पे सवेतन छुट्टी की बात थी कि एक प्रौढ़ को 20 दिन के काम करने के बाद एक सवेतन की छुट्टी मिलेगी, एक बालक को 15 दिन काम करने के बाद एक दिन सवेतन छुट्टी मिलेगी, और यदि कोई श्रमिक अपनी अर्जित छुट्टियों का लाभ लिए बिना सेवा से मुक्त होता है या स्वयं निकल जाता है, तो इस दशा में एम्प्लॉयर जो है उसके ये कर्तव्य होगा कि उन दिनों के लिए वो जो छुट्टी नहीं लिया उसने उसको वेतन दिया जाए। इसके अलावा नवयुवकों की नियुक्ति के संबंध में कुछ आदेश दिए गए थे कि 18 वर्ष की आयु के बाद अगर युवक है तो उसे प्रौढ़ माना जाए और उसे डॉक्टरी प्रमाण पत्र देने के लिए आवश्यक किया गया। महिला श्रमिकों के संबंध में कुछ आदेश निकाला गया। वो ये था कि मशीन अगर चालू हालत में है तो वहां कोई भी महिलाओं का नियुक्ति न किया जाए। इसके अलावा जिस भी कारखाने में 50 से अधिक महिलाएं काम करती हों, वहां उनके बच्चे हों अगर किसी के भी 6 वर्ष से कम आयु के, तो वहां पे शिशु सदन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए। उन्हें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है स्त्रियों को और बाल श्रमिकों को काम नहीं लिया जाना है। और अगर किसी कारखाने में खतरनाक मशीनें हैं तो वहां महिला श्रमिकों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर के बारे में हम डिस्कस कर लिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण कार्य संबंधी आदेश भी उसमें लागू था। स्वास्थ्य के हिसाब से इस जो अधिनियम है उसमें जो चीजें एडेड थी वो है, इस अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य रक्षण एवं सामान्य आराम के लिए कुछ अधिक व्यवस्था की बातें सरकार ने की थी। इसके अलावा शुद्ध वायु की बात हुई, पर्याप्त झरोखे, इतने सारे झरोखे रखे जाएं कि हवा जो है वो प्रदूषित होने से बचे, वहां पे गंदी वायु के जाने की मतलब वहां पे सुविधा हो। शीतल वायु, पर्याप्त पानी की व्यवस्था की बात की गई। जो धूल है उन्हें है कारखानों में उनको साफ सफाई रखने की बात की गई। इसके अलावा कारखानों में जहां भी श्रमजीवी काम करते हैं वहां के आसपास के जो रास्ते हैं उनको भी बहुत सुंदर प्राकृतिक तौर पे और साफ सुथरा रखने की बात की गई, जो आंखों के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे तेज प्रकाश से बचने की भी बात की गई है इस 1948 के अधिनियम में। ऐसे कारखाने जहां पे पुरुष महिला के लिए प्रत्येक कारखाने में जहां पे महिलाएं भी काम करती हो या इन जनरल जहां पे भी कारखाने बनते हैं वहां पे महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग शौचालय और पेशाब घर की बात हुई है। इसके अलावा थूक के लिए पीक दान की या उसके थूकने के लिए कोई कंटेनर को रखने की व्यवस्था करने की बात हुई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं हेल्थ सिक्योरिटी के अलावा कुछ सुरक्षा है की बातें करते हैं। जहां पे बड़ी मशीनें हैं या ऐसी खतरनाक मशीनें हैं उसके अराउंड फेंसिंग की बात कर सकते हैं, बाड़ बनाने की बात करते हैं, आड़ जो होता है जिससे कि वो खतरा जो है वो कम रहे वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए। बाल अथवा श्रमिक महिलाओं को खतरनाक मशीनों में काम नहीं करने देने की बात हुई। इसके अलावा श्रमिकों के लिए उपहार गृह, विश्रामालय, स्त्री श्रमिकों के छोटे बच्चों के दिन में रखने के लिए शिशु गृह की बात हुई। बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, वस्त्र धोने के स्थान की सुविधा भी बात हुई। ऐसे सारी फैक्ट्रीज, ऐसे सारे कारखाने जहां 500 से अधिक श्रमिक वाले कारखाने और लोग काम करते हैं वहां पे राज्य सरकारों की सहायता से हितकारी अफसर, वेलफेयर ऑफिसर्स रखना अनिवार्य कर दिया गया ताकि वो उनके वेलफेयर के टेक केयर कर सकें। ये भी निश्चित किया गया कि जो दुर्घटना बीमारी होने पर मालिक जो है वो तत्काल सूचना दे और जो हम चिकित्सक हैं वो तुरंत ही उस श्रमिक को चिकित्सा प्रदान करें या उसकी देखरेख करें। राज्य सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व दिया गया कि वो जो है व्यक्तियों को क्या बोलते हैं जो श्रमिक हैं उनके टेक केयर करें और उनके हित के बारे में वो अपने वहां पे थोड़े बहुत सुझाव और बदलाव कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 1948 की जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें कुछ बदलाव लाए गए जिसमें वर्किंग आवर्स है, पेड लीव की बात की गई, सवेतन छुट्टी जिसको बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टू यूथ की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, वुमेन लेबर की बात की गई, हेल्थ सिक्योरिटी और वेलफेयर एक्टिविटीज की बात की गई। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट वन रिलेटेड टू द 1948 फैक्ट्रीज एक्ट। यहाँ पे भारतीय कारखाना अधिनियम सन 1948 में कुछ दोष की बात की जाएगी, डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
ये जो सारे नियम थे इस अधिनियम के अंतर्गत, वो बड़े कारखानों में तो बड़े जो प्रौद्योगिक संस्थान थे वहां तो इन आदेशों का संतोषजनक पालन हो रहा था, फिर भी वो कर रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे और मौसमी जो कारखाने थे वहां पे इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, किसी भी तरह से इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। ना वहां बच्चों का, ना वहां महिला श्रमिकों का, ना वहां पे प्रौढ़ श्रमिकों को जिस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए, जिस तरह का उनका स्थिति होनी चाहिए, वो उस स्थिति में उनसे काम नहीं ले रहे थे। उनका शोषण अब भी जारी था। कभी कभी ऐसा होता था कि छोटे कारखाने में जो मैनेजर्स हैं वो घड़ियों में हेरफेर करते थे, टाइम पे, ताकि समय में ताकि श्रमिकों से ज्यादा काम लिया जा सके। कई बार निरीक्षक भी नियुक्त किए जाते थे, पर क्योंकि प्रबंधक है उनको पता लग जाता था कि निरीक्षक आने वाले हैं, तो उस हिसाब से वो सब तैयारी कर लेते थे ताकि उनकी जो इस तरह की चीजें हैं वो पकड़ाई में ना आए। इसके अलावा कुछ कारखानों में इस तरह की बातें होती थी कि वो 2 रजिस्टर मेंटेन करते थे। एक रजिस्टर जो है निरीक्षक को दिखाने के लिए, दूसरा रजिस्टर जो है वो अपने उपयोग के लिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे कारखानों में नियम का जो है वो स्वास्थ्य संबंधित आदेशों का सबका उल्लंघन किया जाता रहा है। आदेशों का उचित प्रकार से पालन नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि विभिन्न राज्यों में निरीक्षण स्टाफ बहुत अपर्याप्त थे। तो जिस वजह से क्या होता था कि निरीक्षक जो है वो नहीं होने की वजह से जो सेवा योजक है वो अपनी मनमानी करते थे और इस तरह से वो फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन करते थे। बहुत जरूरी है कि इस अधिनियम के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए और पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक रखा जाए, ताकि जो निरीक्षक है वो सही तरीके से निरीक्षण करके जो श्रमिक हैं उनके हालात का, उनके स्थिति की वो सही जानकारी समय से सरकार को दे सके। राज्य सरकारों के अधिकारों में एक रूपता लाई जाए, अधिनियम का क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाए और ऐसा होने पे ही कारखाना जो अधिनियम है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हो सकता है। ये जो माइनिंग लेजिस्लेशन, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्टेशन लेजिस्लेशन, क्रिटिकल अप्रेजल है, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।